Welcome, my friends. Welcome to my channel Astro Take by रोहित। आज थर्ड एपिसोड है। जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि हम आपको इस एपिसोड में दो कुंडलियां दिखाएंगे, एक मैरिड की और एक अनमैरिड की। तो आज हम आपको ये पहला कुंडली है जिसमें इसको हम एनालाइज करेंगे हम लोग और सीखेंगे कि जो प्रिंसिपल मैंने आपको सेकंड एपिसोड में बताया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को लेते हुए। पर स्ट्रैटेजिकली वही 7 या 8 वही 8 या 9 जो स्ट्रैटेजीज है वही लेके चले, कोई इधर उधर नहीं छटके। ठीक है, तो आइए, ये कुंडली आप डेटा ले सकते हैं 23 सितंबर 1963, टाइम 4:38 AM मॉर्निंग का, और प्लेस ऑफ बर्थ इज लखनऊ। अगर आप इस कुंडली को देखो, ये सिंह लगन की कुंडली है और ये D9 बन रहा है कन्या। सीधे चलेंगे एनालाइज करने के लिए कि मेरा लगन का हाल क्या है। लगन अपने से सेकंड हाउस गया है एंड सेटिंग विद 2 बेनिफिक प्लैनेट्स एस्पेक्टेड बाय 1 बेनिफिक। हालांकि दोनों बेनिफिक प्लैनेट जो बुध और गुरु है वो रेट्रोग्रेड है, प्लस मेरा लगन कन्या राशि में है और जहां पर बुध उच्च का होके बैठा है। अब हम लोग चलते हैं 7th हाउस, क्योंकि यहीं से हम इस कुंडली का प्रॉमिस चेक करेंगे एंड सपोर्टिंग हाउसेस से चेक करेंगे। 2nd, 4th, 5th, 8th से हम चेक करेंगे कि यार क्या मेरा 7th हाउस प्रोमिनेंटली सपोर्ट मिल रहा है इन सब हाउस। मेरा 7th लॉर्ड बन रहा है शनि। वो जाके अपने घर से 12वें में बैठा है 6th हाउस में। हालांकि वो उसी का घर है, लेकिन फिर भी शनि अपने घर से 12th चला गया और मेरा 7th लॉर्ड रेट्रो है। एक पहला, मेरे 7th हाउस पे किसी का एस्पेक्ट है, तो मेरे 7th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट है। तो राहु मेरे 7th हाउस को देख रहा है। शनि मेरा अपने घर से 12वें चला गया। ठीक, अब 7th लॉर्ड को देखिए। 7th हाउस का हम लोगों ने देख लिया। अब हम 7th हाउस को हम लोगों ने देख लिया। अब 7th लॉर्ड को देखें। मैंने यहां पर 23, 23, 23 और 23 लिखा है। ये लैटिट्यूड डिग्री है। शनि की डिग्री है 23 डिग्री, वही राहु केतु एक्सेस की भी डिग्री 23 डिग्री, 23 डिग्री, और मेरा गुरु जो 8th लॉर्ड बनता है वो भी 23 डिग्री पे बैठा है। कुछ मिनट्स है, मैंने 23 डिग्री सम मिनट्स, हम ये अप्रोक्सीमेशन पे 23 डिग्री लिखे। एस्ट्रोलॉजी का एक प्रिंसिपल है कि अगर प्लैनेट्स सेम डिग्री पे आ जाए, डिफरेंस दोनों डिग्री के डिफरेंस जो होगा वो 1 से 1.5 डिग्री तक भी चलेगा। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसे हम लोग चेक करते हैं कि ग्रह का डिग्री क्या है, इट इज विद रेफरेंस टू अस, मी। हम जहां खड़े हैं वहां से मेरा प्लैनेट्स कितनी कितने डिग्री पे मेरे हाइट से, मेरे से कितनी कितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है। आप मोटा मोटी और एक लेमैन लैंग्वेज में यही समझो कि प्लैनेट्स की हाइट जो है वो डिग्री डिनोट करता है विथ रेफरेंस टू आप। यहां पर मेरे 1, 2, 3, 4 प्लैनेट्स एक ही लेवल पे हैं। एक प्रिंसिपल्स ये है कि एक तो कंजंक्शन होता है जब 2 प्लैनेट एक साथ बैठे एक ही राशि में, तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर अगर कोई 2, 3, 4, 5 प्लैनेट एक ही डिग्री पे बैठा है, इसका बैठा कहीं पर भी, पर उन सब की डिग्रियां एक है, उन सब की हाइट एक है, सब एक ही लेवल पे है, भले अलग राशि में होंगे या सेम राशि में होंगे, पर अगर कम है या बराबर पे है तो दे विल अगेन इन्फ्लुएंस, है ना, दे विल हैव इन्फ्लुएंसिंग इफेक्ट ऑन ईच अदर। तो शनि, केतु, गुरु, राहु सब एक ही डिग्री, तो ये कंफर्म है कि ये शनि इन सब से इन्फ्लुएंस हो गया। ये अपना इफेक्ट
ये 3 ग्रह अपना इफेक्ट शनि पे डालेंगे। तो मेरा 7th लॉर्ड, तो हम देखें मेरा 7th लॉर्ड तो एक रेट्रोग्रेड है, और वो राहु केतु एक्सेस जो सेम डिग्री पे है उससे भी एफ्लिक्ट हो गया। मेरा 7th लॉर्ड गुरु से भी एफ्लिक्ट हो गया, और वो गुरु को एफ्लिक्ट कर भी रहा है। गुरु मेरा रेट्रो है। इस कुंडली में 1 2 3 प्लैनेट रेट्रो है। मेरा डिमेरिट्स क्या क्या है? मेरा 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड, मेरे 7th हाउस पे राहु की नजर, मेरे 7th लॉर्ड पे राहु 2.5 डिग्री इन्फ्लुएंस कर रहा है, मेरा 7th लॉर्ड अपने घर से 12वां चला गया, अच्छी बात नहीं है। प्लस लेकिन वो अपने घर में रहा, एक बचाव था, लेकिन वहां जाके वो रेट्रो हो गया और अपनी डिग्री जो है 23 डिग्री ले ली। मेरा शनि का डिग्री वाइज एफ्लिक्ट हो गया, मेरा 7th हाउस एफ्लिक्टेड है और ये एफ्लिक्टेड है 7th। अब हमने कहा था कि आप इसको चंद्र से भी देखो, तो चंद्र से 7वां घर टॉरस साइन हो रहा है और इसका मालिक हो रहा है शुक्र, वो जाके वहां डेबिलिटेड। आप बोलोगे कि बुध भी तो उच्च का हो गया है तो नीच भंग देगा। नहीं, नीच भंग अपनी जगह पे है, नीच भंग हर चीज के लिए नहीं है। नीच भंग हो जाने से जरूरी नहीं कि कुंडली में वो सब उसकी जो है वो सब कुछ कारक सारा कारकत्व खत्म हो जाए, ऐसा बात नहीं है। नीच डेबिलिटेशन होना ही उस प्लैनेट के लिए एक प्रॉब्लमैटिक अफेयर हो जाता है। नीच भंग ये हो जाएगा, इसका मतलब यह कि फ्रॉम द एडवर्सिटी यू विल पास आउट, तुम निकल जाओगे, लेकिन एडवर्सिटी झेलना पड़ेगा। मेरा तो पहले एडवर्सिटी देखेंगे। तो मेरा चंद्र से 7वां घर 7th हाउस बन रहा है, और लेकिन 7th लॉर्ड डेबिलिटेटेड होके बैठा हुआ है कन्या राशि में, और ये राशि नीच निर्वीज राशि है। एक तो ये सब गड़बड़ पॉइंट। मेरे 7th हाउस पे किसका इफेक्ट है? मेरे 7th हाउस पे मंगल देख रहा है, मेरे 7th हाउस को मंगल देख रहा है फ्रॉम चंद्र, ठीक है। और मेरा चंद्र डेबिलिटेटेड है, यानी एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट भी मेरे 7th हाउस को देख रहा है। ये सब अच्छी बात नहीं है, इसमें होप तो कहीं से नजर नहीं है, इसमें भी होप नहीं है, इस तरफ से भी देखो तो होप नहीं है। पर ये घर उतना मजबूत घर नहीं नजर आ रहा है 7th हाउस। और 7th लॉर्ड को देखो, वो सूर्य से एस्पेक्टेड है और सूर्य के साथ जाके बैठ गया। ऊपर से उसको देख कौन रहा है? अ रेट्रोग्रेड गुरु। और शुक्र के राशि के नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में केतु है, या ये भी एक एफ्लिक्शन है। तो मेरा शुक्र बहुत हेल्दी नहीं है, बस एक ही उस पे होप है कि वो गुरु से एस्पेक्टेड है, लेकिन ये जो होप है, ये गुरु है, ये डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है राहु की वजह से, शनि की वजह से, केतु की वजह से, क्योंकि इन सबकी डिग्रियां सेम है और शनि तो इसको देख ही रहा है और सूर्य से एस्पेक्टेड है। उसकी राशि, गुरु की राशि में राहु केतु एक्सिस का एक हिस्सा आ गया। तो मेरा गुरु उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो शुक्र को के कारकत्व को बढ़ा दे, लेकिन फिर भी आप बोलोगे होप तो है। हाँ, गुरु का एस्पेक्ट में होप है। चलो, ये एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। अब आते हैं, दूसरा था हम लोग का कि शुक्र से सप्तम, ये शुक्र मेरा यहाँ पर है, उसका सप्तम घर ये वाला, इसका लॉर्ड भी गुरु हुआ और यहां पर मेरा गुरु रेट्रो हो गया। शुक्र से जो 7th लॉर्ड गुरु है वो रेट्रो हो गया, इट्स रेट्रोग्रेड प्लैनेट, यहाँ पर गड़बड़ करेगा, लेट लतीफ कर सकता है, ठीक है। और इस 7th लॉर्ड पे शनि की नजर है, ऑल्सो नॉट गुड। और किसी की नजर है, यहां से सूर्य देख रहा है, बुध शुक्र देख रहे हैं। बस यहां पर एक छोटा सा होप है। तो मेरे पास 2 होप जागा, एक तो चंद्र से जागा क्योंकि शुक्र को गुरु देख रहा है, 7th लॉर्ड बन रहा है,
और एक हो जाएगा शुक्र से, जो सेवंथ लॉर्ड गुरु बन रहा है उसको शुक्र देख रहा है। लेकिन इन दोनों ही परिस्थिति में जो हेल्प करने वाले प्लैनेट है कारक शुक्र और गुरु, गुरु कारक तो नहीं है पर गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो सेव कर सकता है। ये सब दोनों बड़े विचित्र स्थिति में फंस गया है ना, जिया गुंडों में फंसी पड़ी है। ठीक है, अब आते हैं इसी को हम एट्थ हाउस को देखें। तो एट्थ हाउस मेरा लगन से एट्थ हाउस गुरु भी ऑलरेडी एक्सप्लेन है कि ये बुरी तरह से फंसा पड़ा है। चंद्र से एट्थ हाउस देखो तो ये बन रहा है राहु, सॉरी मिथुन साइन बन रहा है। यहां पर राहु से प्रॉब्लमेटिक अफेयर पे है। ठीक है, तो और एट्थ हाउस बुध जाके सूर्य के पास बैठा है, शुक्र गुरु, तो मेरा एट्थ हाउस उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं नजर आ। ठीक है, अगर हम शुक्र से एट्थ देखें तो ये बन रहा है, यहां पर मंगल की नजर है, हालांकि उसके खुद का घर है, तो मेरा यहाँ पर एट्थ हाउस उतना प्रॉब्लमेटिक नजर नहीं आ रहा। हम अपना फिफ्थ को देखें, लगन से फिफ्थ को, लगन से पंचम घर मेरा ये है, राहु केतु एक्सेस चला गया, गुरु रेट्रो हो गया, मेरा फिफ्थ लॉर्ड ऑलरेडी इन सबसे प्रॉब्लम या अफेयर में है। तो मेरा जो पंचम स्थान, जो पिछले जन्म का पाप, प्रारब्ध, संतान, ये थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति पे चला गया। तो मेरे पास सेवेंथ का होप को सपोर्ट करने के लिए जो पंचम था ये भी डाउन चला गया। सेकंड हाउस को देखें तो सेकंड हाउस में सूर्य शुक्र बुध गुरु ये बैठे हैं, गुरु यहां से देख रहा है, लेकिन इस बुध को देखो, ये उच्च होने के बावजूद ये बुध 0 डिग्री पे है, यानी राशि संधि पे है, ये बॉर्डर पे बैठा है दीवारों पे। तो बुध उच्च होने के बावजूद उस हद तक कारगर साबित नहीं होगा कि वो शुक्र और सूर्य मैंने शुक्र का कारकत्व का पूरापन कर दे। वो अपना भले कर सकता है, लेकिन वो इसका प्रॉब्लम वो उस हद तक सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो और यहां पर सूर्य सेकंड हाउस पे बैठा हुआ है, एस्पेक्टेड बाय गुरु जो एट्थ लॉर्ड है। गुरु अपने तरफ से तो एज अ बेनिफिक प्लैनेट गुरु इसको मदद कर रहा है इस हाउस को, क्योंकि कारक भी है उस घर, लेकिन ये गुरु इतना कमजोर हो गया है कि इस घर को वो बचा नहीं पा रहा है। और ये गुरु जितना बेनिफिक नहीं है उतना खराब होते चला गया। वो सिक्स लॉर्ड उसको देख रहा है तो सिक्स का भी इफेक्ट ज्यादा लेगा। ठीक है ना, शनि चूंकि अपने घर में बैठा तो इससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ का है। गुरु अपने स्वामी में बैठा है, लेकिन इन 2-3 लोगों से अफ्लिक्ट हो चुका है। तो गुरु ज्यादातर समय एट्थ का वो ज्यादा बेनिफिट किरणें न रख के मेलेफिक किरणें फेंक सकता है अपने समय में, या फिर वो कोई मदद नहीं कर सकता। तो मेरा ओवरऑल सपोर्टिव हाउसेस जो है वो उतना नहीं सपोर्ट कर पा रहा है। सेवेंथ हाउस तो ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक है, पर कारक गुरु सेकंड फिफ्थ सेवेंथ ऑलरेडी, एट्थ कुछ हद तक होपफुल है, ट्वेल्थ का जरूरी नहीं है ना। ट्वेल्थ इसलिए जरूरी है, वो प्लेजर वोजर अपनी जगह पे है। मेरा फोर्थ हाउस देखो, फोर्थ हाउस आप बोलोगे फोर्थ हाउस को भी लीजिए, तो फोर्थ हाउस हर चीज का सुख है। तो फोर्थ लॉर्ड जो है बन रहा है मंगल, वो अपने घर से 12 चला गया, ये अपने घर से 12 चला गया, और उसके घर में ट्वेल्थ लॉर्ड बैठा है, ये ट्वेल्थ लॉर्ड, और वो भी नीच डेबिलिटेटेड। और मेरे फोर्थ लॉर्ड के नक्षत्र में राहु है, मेरे फोर्थ लॉर्ड के नक्षत्र मंगल जो है, मेरा फोर्थ लॉर्ड जो है वो राहु के नक्षत्र में जाके बैठ गया। तो मेरा फोर्थ हाउस उतना भी अच्छा नहीं है, पर ठीक है वो सेवेंथ रिलेटेड सुख देने के लिए कारगर साबित नहीं है, पर वो मेरा फोर्थ लॉर्ड बाकी चीजों के लिए
कारगर साबित होगा, क्योंकि वो 9 अपने ही घर को देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है, और इस कुंडली का, इस चार्ट का वो एक योगकारी, पूर्ण योगकारी बोल सकते हैं, इज ओनर ऑफ त्रिकोण एंड केंद्र, पूर्ण योगकारी ग्रह है। वो बाकी चीजें देगा, लेकिन 7th रिलेटेड वो सपोर्ट पे नहीं आ रहा है। और ऐसे भी अगर आप मंगल को देखो, मंगल एज अ बेनिफिक प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग 7th लॉर्ड, तो ये मेरा 7th लॉर्ड टोटली डिस्ट्रॉयड है। कारक इज नॉट मच हेल्पफुल। ठीक, अब आप बोलिए D9 में आइए। D9 का देखो, D9 में भी 7th हाउस जो है, 7th लॉर्ड है, वो रेट्रोग्रेड है, क्योंकि गुरु बनता है तो गुरु ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है। वो जाके शनि की राशि में बैठ के डेबिलिटेटेड हो गया। ये तो खत्म हो गया मेरा 7th हाउस। ठीक है, मेरा 7th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, वो भी रेट्रोग्रेड है और बैठा एनिमी साइन में। हम अगर चंद्र से 7th हाउस को पकड़े तो ये घर पड़ रहा है, वो शनि का घर है। शनि राशि में 12th हाउस में बैठा है, उस पर सूर्य मंगल देख रहे हैं। मेरा चंद्र से 7th लॉर्ड जो बन रहा था वो बुरी तरह से फंसा पड़ा है, उसको राहु भी इधर से देख रहा है, बीइंग 8th लॉर्ड। अच्छा, चंद्र से 7th हाउस को देखो तो यहां पर गुरु बैठा है। एक छोटा सा होप है, वो भले डेबिलिटेटेड है और रेट्रोग्रेड है, पर फिर भी आप बोलोगे कि साहब होप तो रखेंगे, रखिए। गुरु का एनी टाइम नजर अच्छा, वो सब कुछ, मन आपको मारेगा पीटेगा सब करेगा, पर वो दवा दारू के लिए पानी का गिलास सब कुछ रखेगा सब। ये एक होप जगाता है यहाँ पर, यहाँ पर एक होप है। चंद्र हो गया, मेन लगन हो गया, सॉरी D9 का लगन हो गया। अब शुक्र से 7th हाउस पड़ रहा है, ये वाला घर। शुक्र का अपना ही घर है, लेकिन वो राहु केतु एक्सिस में जाके फंस गया। एक, इस घर को शनि देख रहा है, ये भी खत्म उधर से। इसका 5th हाउस, अब हम बोलोगे अब चलो 5th हाउस पे चलते हैं, तो लगन का 5th हाउस ये पड़ रहा है, यहाँ पर डेबिलिटेटेड गुरु बैठा है, एक बुध बैठा है, और मेरा 5th लॉर्ड 12th हाउस में जाके 1 2 3 लोगों से एस्पेक्टेड है। मेरे रिस्क का 2nd हाउस लॉर्ड जो है वो जाके 8th हाउस बैठा, हालांकि अपने ही घर को देख रहा है, और राहु केतु एक्सेस जाके फंस गया। तो मेरा यहां पर होप के नाम पे छोटा होप बन रहा है, पर फिर भी है होप। अब हम कहां जाएंगे? अब हम जाएंगे दशा पे। क्या मेरा दशा जरा सा मदद कर दे तो पार लग जाएगा, बस इतना ही। एक होप जरा सा दिखे तो आप दशा की तरफ जाइए। दशा अगर हेल्पफुल नहीं हुआ तो वो होप को क्रॉस आउट करके पानी में डाल दीजिए। अब इस पे हम लोग दशा पे देखते, इसका दशा क्या चला। जो MD चला इसका महादशा, वो चला जन्म के समय में गुरु, फिर शनि, और फिर शनि चला 83 तक, ये चला 64 तक, और ये 2000 तक चली, 2000 तक चली। और करने वाली बात क्या है, गुरु मेरा जब महादशा, जब वो जन्मा तो महादशा गुरु की लगी, और गुरु ये रेट्रो गुरु है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशाएं अच्छी नहीं होती है, चीजें वहां स्लो हो जाती है। तो आपको पता है दशा फलित अध्याय में और दशा फल में ये चीज बोला जाता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशाएं जनरली चीजों को बहुत स्लो करती है, या वहां पर स्लो करने का मतलब क्या होगा कि स्लो तब होगा ना जब कुछ ना कुछ अड़ंगा फंसेगा, ठीक है ना। और वैसे भी महादशा लॉर्ड अगर 6 8 12 से रिलेट कर रहा है, चाहे वहां बैठा है, वो भी प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट रखता है।
इन द सेंस कि वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। तो इस कुंडली को देखो, मेरा गुरु जो है वो भले मेरा फिफ्थ लॉर्ड है, एट्थ लॉर्ड है, पर वो एक तो रेट्रोग्रेड है और जाके एट्थ हाउस में बैठा है। इसका मतलब वो एट्थ का रिजल्ट ज्यादा करेगा, और ये गुरु मेरा अच्छा गुरु नहीं है, इन सबसे एफ्लिक्टेड है। ठीक है, दशा 64 में खत्म हुई, 64 मैंने 1-1.5 साल का बच्चा है ना, 64 में खत्म हो गई। उसके बाद आया शनि की दशा। शनि की दशा आई 1983 तक, तब की उसकी उम्र कितनी हो, 63 से 83। हालांकि शनि भी रेट्रो है, अब वो बैठा 6th हाउस में, हालांकि उसी का घर है, लेकिन फिर भी वो रेट्रो है, पर लेकिन वो अफ्लिक्टेड है। तो शनि की दशा में 20 साल का था, तो ठीक, आप बोल सकते साहब 20 साल में कौन शादी करता है, ठीक। तो शनि की दशा खत्म हुई, अब आए बुध। बुध में इसको शादी करना चाहिए था, यानी एज ब्रैकेट अगर मान लें 25 से लेकर 35 के बीच में है ना। अगर 35 की उम्र है तो 5 और 3 8 और 6 3 9, तो ये 98 तक शादी हो जानी चाहिए थी इसकी, यहां से लेके 83 से, है ना। तो अब आप देखो बुध को, ये बुध भी मेरा रेट्रो है, इसे भी मेरे 7th हाउस को रिलेट करने के लिए उसके पास दम नहीं है। ये बुध वीक बुध है, रेट्रोग्रेड बुध है, भले उच्च का है, रिलेटेड टू कारक शुक्र के साथ तो बैठा है, लेकिन शुक्र इतना मजबूत नहीं है कि वो बुध को इन्फ्लुएंस कर दे। बुध 2nd हाउस में बैठा, ये धन का घर है, ये इनकम हाउस है, और वो बैठा 10th लॉर्ड के साथ है, लेकिन वो लॉर्डशिप की कामें ज्यादा कर देगा, लेकिन शुक्र का जो अपना कार्य करते हो वो उसको करने के लिए सक्षम नहीं बनेगा। एक बुध 7th हाउस या 7th लॉर्ड से एक्सपेक्टेड नहीं है। बुध को सिर्फ गुरु देख रहा है, जो शायद कोई होप दे दे, मोहब्बत करा दे, या है ना कोई चाइल्ड रिलेटेड कुछ, पर गुरु खुद ही डिस्ट्रॉयड है। तो बुध कहीं से समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, बुध के नक्षत्र में कोई बैठा है तो गुरु बैठा है, पर बुध के नक्षत्र सूर्य, बुध खुद जाके सूर्य के नक्षत्र में बैठ गया, बुध यहाँ पर फिर से एफ्लिक्ट हो गया, और बैठा भी एफ्लिक्शन के साथ, और सूर्य लगन। और बुध को यहां पर देखो, बुध यहाँ शनि की राशि में नवमांश बन चला गया है, यानी बुध का नवमांश लॉर्ड शनि बन रहा है, लेकिन वो 6th हाउस से रिलेट कर जा रहा है, क्योंकि मकर राशि 6th हाउस में पड़ रही है। मेन कारण क्या है ना कि बुध ये रेट्रो है, और शुक्र उतना मजबूत नहीं है कि वो इसको इन्फ्लुएंस करे। बुध खुद भी बहुत कमजोर है, 0 डिग्री पे बैठा है, शुक्र भी कमजोर पड़ रहा है, लेकिन चूंकि गुरु एक एस्पेक्ट है तो होप जगता है, लेकिन क्या जगाए होप। उस दौरान में बुध इसको काम और 10th हाउस और ये रिलेटेड ज्यादा करने को के लिए उत्साहित करेगा, क्योंकि बुध D9 में 10th लॉर्ड बन रहा है, और वो जाके बैठा है शनि की राशि में, वो फिर जाके 6th हाउस से रिलेट कर जाए। इस दौरान में वो स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, कार्य क्षेत्र में करेगा, कमाई के लिए सोचेगा, तो उसकी प्रायोरिटी जो बदल गई, शादी से हटके अपने करियर डेवलपमेंट पे ज्यादा चला गया, और वो इतना चला गया कि फिर वो छोड़ दिया। अब बोले हो कि सर केतु, केतु शुरू हुआ 2000 में, 2000 में उम्र इसकी कितनी है, 2000 में इसकी उम्र 37, हाँ 37 ईयर्स। केतु कहीं से भी शुक्र से रिलेट कर रहा है, केतु शनि से रिलेट कर रहा है, पर ये शनि को एफेक्ट भी तो कर रहा है। केतु इज नॉट अ प्लैनेट हु विल गिव यू प्रॉपरली, क्योंकि केतु
भले शुक्र से यहाँ पर नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में जाके बैठा है, लेकिन वो इतना पावरफुल भी नहीं बन रहा है कि वो इसको देगा। केतु क्या D9 में रिलेट कर रहा है? D9 में केतु 7th हाउस से रिलेट नहीं कर रहा, ना 7th लॉर्ड से कर रहा है। केतु शुक्र की राशि जो 3rd हाउस से रिलेट कर रहा है। एक ही इसमें एस्पेक्ट होप है कि केतु शुक्र के नक्षत्र में है, केतु यहाँ शुक्र की राशि पे, शुक्र इसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है। तो शायद तुम बोलोगे कि सर क्या तो फिर तो ये शुक्र कारकत्व को दे सकता है। चांसेस और नहीं, लेकिन ये जो एज है, इस एज में उस बंदे ने शादी नहीं करने का फैसला कर लिया। केतु की दशा में ये उस हद तक केतु उसको शादी से की तरफ नहीं घुमा। केतु कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है 7th लॉर्ड से या 7th हाउस से, वो नक्षत्र के थ्रू कारक से रिलेट कर रहा है। पर महादशा लॉर्ड वो 5th और 11th के एक्सेस पे बैठा है, तो केतु की दशाओं में ये पढ़ाई थोड़ा बहुत कर सकता है और इनकम पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे। तो इस बंदे ने शादी की नहीं। आइए अब दूसरी कुंडली देखते हैं जिसमें शादी हुई। इस कुंडली में आप साफ देखिए 7th हाउस डिस्ट्रॉयड है, 7th लॉर्ड प्रॉब्लमेटिक अफेयर में फंसा पड़ा है। मेरा कारक शुक्र इज ऑल्सो इन अ वेरी वीक पोजिशन। गुरु जो एकमात्र हेल्पफुल आदमी था वो भी प्रॉब्लम में फंस गया। 7th हाउस इससे भी खराब है, 7th हाउस चंद्र से भी होप नहीं दे रहा है, शुक्र से 7th हाउस थोड़ा सा होप दे रहा था, लेकिन मेरी दशा जो आई वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा आ गई और जो मुझे ज्यादातर काम और धन कमाने और करियर डेवलपमेंट की तरफ ले गए, लेकिन मुझे शादी के लिए मौका नहीं दिया। उसके बाद केतु की महादशा लगी। केतु की महादशा 11th और 5th एक्सिस पे है और उसका लॉर्ड गुरु जो है वो ऑलरेडी 8th हाउस में जा चुका, हालांकि उसका खुद का घर है, पर चूंकि ये बहुत वीक है तो केतु भी उस स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। प्लस केतु इज नॉट रिलेटेड टू 7th हाउस और 7th लॉर्ड इन एनी वे। बस इट इज रिलेटेड टू केतु। केतु इज रिलेटेड ओनली टू शुक्र थ्रू नक्षत्र एंड नवमांश। मैंने केतु का नवमांश लॉर्ड शुक्र बन रहा है और नक्षत्र लॉर्ड भी शुक्र बन रहा है। बस वहीं पर एक रिलेशनशिप है, लेकिन केतु उतना पावरफुल नहीं है कि वो उसको शादी करवा देगा, ना ही उतना स्ट्रॉन्ग अपियर हो रहा है। तो केतु की दशाओं में भी उसने महादशा में शादी नहीं की। वो एक इतने एज चला गया, he has forgotten, he is happy with his career। अब आते हैं दूसरे कुंडली। अभी हम लोगों ने देखा कि जो हॉरोस्कोप मैंने आपको दिखाया था उसमें उस बंदे की शादी, उस सज्जन की, इंसान की शादी नहीं हुई है। एट द एंड ऑफ द डे उसकी वो वाज हैप्पी विथ हिज करियर एंड चूंकि वो इतना डिले हो गया बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन द हॉरोस्कोप एंड अफ्लिक्शन ऑफ ऑल द सपोर्टिंग हाउसेस एंड द इंपॉर्टेंट हाउसेस, मैंने जो जरूरी हाउसेस होते हैं शादी के लिए, और कारक जो शुक्र है और एक होपफुल प्लैनेट जो गुरु होता है कि इन केस कोई नहीं मदद करेगा तो शायद गुरु करे, सब एफ्लिक्शन के दौर पे चले गए और दशाएं सपोर्ट नहीं की, तो वो इतना डिले हो गया कि ही फिर वो करियर और अपने पैसे कमाने पे ज्यादा दे। अब ऐसे ही इसी के ऑपोजिट की दूसरी कुंडली, इसमें इस सज्जन की शादी हुई। तो अंतर क्या है? अब अंतर देखिए, हम ना उस पहले वाले कुंडली में क्रॉस ज्यादा था, टिक कम था, बस 1 या 2 होप थे, पर वो दशाएं आके पूरा बर्बाद करके चली। वो होप दिया ही नहीं। वो मेटेरियलाइज होने के लिए उस होप में कुछ आशा, ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम शादी हो, उसके बाद भले वो खराब हो, बिगड़े, वो अपनी जगह पे, लेकिन शादी तो हो। तो वो प्रॉमिस उस कुंडली में इतना हद तक खराब था, उसमें क्रॉस जो हम लोग कर रहे थे
पॉइंट वाइज 8 या 9 स्टेप्स जो है, तो उसमें तो बैठ ही नहीं रहा था, दशाएं सपोर्ट पे नहीं आई। अब इसी कुंडली को उसी स्ट्रेटेजी से, यहाँ का 7th लॉर्ड कौन है? इस कुंडली का 7th लॉर्ड जो है वो है मंगल, वो जाके गुरु की राशि में बैठा, ये वो अच्छी बात। 7th हाउस पे गुरु बैठा है, दिस इज अ वेरी गुड साइन, लेकिन वो रेट्रो है, ये गलत बात है। एक तो एक क्रॉस, ये अच्छी बात, ये अच्छी बात। ठीक, गुरु 6th लॉर्ड है, सिटिंग इन 7th, ये एक अड़चन प्रॉब्लम डिनोट करेगा गुरु अपने समय में। ठीक है ना, बस ये नजर पे रखने का, इसको राउंड करके साइड में रखने का सेंटेंस। अब आते हैं 7th हाउस पे इफेक्ट। 7th हाउस पे सूर्य और चंद्र का इफेक्ट है, जो गुरु के दोस्त भी हैं और 7th लॉर्ड के दोस्त भी हैं। बुध का भी असर है, तो अगर हम ये देखें, ये 7th हाउस पे गुरु चंद्र बुध 3 बेनिफिक प्लैनेट का असर है। एक मेलेफिक है सूर्य, लेकिन वो सूर्य डेबिलिटेटेड है, नीच है, बहुत कमजोर भी है, और राशि भी एनिमी साइन है, तो सूर्य है तो मेलेफिक बट वीक नजर आता। अब आते हैं कि चंद्र से, और कोई देख रहा है इसको? नहीं। ठीक, चंद्र में भी वही 7th हाउस पढ़ रहा है, लगन से भी चंद्र से 7th हाउस ही मंगल की राशि पढ़ रही है। शुक्र से सप्तम, शुक्र से सप्तम शुक्र का ही स्थान है, शुक्र से सप्तम शुक्र का ही स्थान है, एंड शुक्र उसको देख रहा है। यह मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, 7th हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या इसको और कोई देख रहा है? राहु देख रहा है। राहु इस कुंडली का योगकारी प्लैनेट है, पूर्ण योगकारी, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का है, लगन तुला का है, फिक्शन है, पर ये इस कुंडली का सबसे योगकारी प्लैनेट बन रहा है। और राहु के नक्षत्र में देखिए, राहु मंगल के नक्षत्र में जाके बैठा है, यानी वो 7th लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा है, फिर सपोर्ट दे दिया इसको। तो मेरा 7th हाउस शुक्र से खराब नहीं है, चंद्र और मेन लगन से खराब नहीं नजर आ रहा है। क्रॉस के पॉइंट क्या क्या है भाई? मेरा एक रेट्रो गुरु जो है वो थोड़ा सा रेट्रो हो गया है, और अच्छी बात क्या है, गुरु के राशि में मंगल है और मंगल की राशि में गुरु है, तो मेरा 3rd and 7th का रिलेशनशिप एक्सचेंज वाला बना, तो मेरा गुरु इसको हार्म नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बीइंग 6th लॉर्ड, 6 बन के 6th लॉर्ड बन के इस पे हानि नहीं देगा। गुरु जैसा गुरु होता है वैसा रहेगा। हाँ, रेट्रोग्रेड है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, अब यही हम D9 में देखें। इसका पंचम हम भूल गए, पंचम 5th हाउस को भी एनालाइज करना। 5th लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस, दैट ऑल्सो फ्रेंडली साइन, ठीक है, पर 5th हाउस पे किसी का असर नहीं है। आप बोलोगे राहु केतु, राहु तो उसी की राशि में बैठा है, एंड राहु इज फ्रेंड टू शनि, ऐसे बचा है, डिस्ट्रॉयड नहीं है 5th हाउस। 5th हाउस इज गुड, आपका 3 में भी नहीं है। शनि इज ऑल्सो अनअफ्लिक्टेड, फ्रेंड हाउस में बैठा है, ठीक है। अब आते हैं 8th हाउस, तो ऑलरेडी शुक्र लगन का 8th हाउस जो शुक्र का 7th हाउस बन रहा है, सेफ, क्योंकि शुक्र उसी को देख रहा है, अपने ही घर को, सेफ। तो मेरा 7th एंड सपोर्टिंग हाउसेज आर सपोर्टिंग दिस हाउस, स्ट्रॉन्ग है तो सपोर्ट करेगा। चतुर्थ को देख लो, चतुर्थ का लॉर्ड शनि बुध की राशि में है, हालांकि चतुर्थ के एंगल पे राहु बैठा है, पर राहु 5th लॉर्ड भी है और उसी घर का मालिक है, वही बैठा है, लॉर्डशिप उसी की मिल गई है उसको। और नक्षत्र आपको पहले ही पता है, वो मंगल के नक्षत्र में जाके बैठा है, 7th लॉर्ड। तो मेरा तो यहाँ टिक ज्यादा है और क्रॉस कम है। क्रॉस कहां पर लगा?
रेट्रोग्रेडनेस और सूर्य एक डेबिलिटेटेड सूर्य का असर। तो क्रॉस है, हाँ तक टिक नजर आ, यही D9 में हमको अब यहां तो मजेदार हो गया, ये D9 में भी देखना है। अगर आप D9 को देखो तो D9 में जो सेवेंथ लॉर्ड शुक्र बन रहा है वो 5th हाउस में जाके बैठा है। कौन बैठा है? शनि और राहु। ये थोड़ा सो गया है ना, ये एक क्रॉस की तरफ इशारा कर रहा है और शनि यहां से 7th हाउस को देख रहा है। तो मेरे D9 के लगन से ये थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि कुछ एक दो क्रॉस लग जा रहे हैं। एक तो 7th लॉर्ड सिटिंग इन 5th, अच्छी बात, लेकिन 7th लॉर्ड गोइंग इन 5th रिलेशनशिप जनरली अच्छी मानी नहीं गई है, पर फिर भी, पर 7th लॉर्ड गोइंग इन 5th दैट आल्सो सिटिंग विद 2 मेलेफिक्स एंड इन एनिमीज। एक तो दुश्मन की राशि, ऊपर से दो, हालांकि एक ही होप है यहां पर, शुक्र और शनि और राहु दोनों शुक्र के मित्र हैं, पर फिर भी रेड इसमें क्रॉस तो लगेगा। ठीक है, दे सकते हैं कि भाई साहब तो फ्रेंडली है तो शायद ना करे, ठीक है तो होप है, लेकिन क्रॉस भी आ गया। अब चंद्र से, अब हमें चंद्र से देखना है। चंद्र से सिर्फ 7th साइन क्या है? ये कन्या राशि है ना। इस राशि में किसका असर है? दो शुभ प्लैनेट, चंद्र का और बुध का। ये हाउस मेरा, और बुध अपने ही घर को देख रहा है, हालांकि यहाँ पर वो डेबिलिटेटेड है, लेकिन फिर देख तो अपने ही घर को रहा है, भले रोते हुए यहां से देख रहा है, तो अपना एनर्जी तो दे ही दे रहा है, भले यहाँ पर रो रहा है, कोई बात नहीं। अब चंद्र के साथ बैठा हुआ अच्छी बात है, पर ये घर मेरा, वो अपना इस घर को देख के इसको अच्छा कर रहा है। तो मेरा चंद्र से 7 इज गुड। अब आते हैं मेरा शुक्र से 7th देखना। तो शुक्र से 7th हाउस ये वाला पड़ रहा है, इस घर का मालिक शनि शुक्र के साथ जाकर बैठ गया, ये वाला घर भी मेरा स्ट्रांग हो गया। ये वाला घर शनि शुक्र से 7, भले राहु केतु एक्सिस पे है, लेकिन इसका लॉर्ड शनि जाके शुक्र के साथ बैठ गया है और वो शुक्र से इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन वहां पर एक राहु केतु एक्सिस भी है। तो मेरे पास क्रॉस में क्या है? एक तो राहु और शनि जो शुक्र को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लगन से, अगर देखते हैं 7th लॉर्ड, लेकिन चंद्र लगन से स्ट्रांग आ रहा है और शुक्र से सप्तम को पकड़ रहे हैं, वो डिसेंट नजर आ रहा है। उसमें एक ही रेड फ्लैग है कि राहु केतु एक्सिस है, अदरवाइज शनि वहां बैठ के अपने ही घर को देख रहा है, शनि अपने घर को देख रहा है, लेकिन एक क्रॉस है, राहु केतु है। मैंने जो यहाँ पर थोड़ा मजेदार था वो यहाँ पर इतना मजेदार है, पर है, यानी यहाँ पर अगर क्रॉस कम था, 1 या 2 था, तो यहाँ पर क्रॉस बराबर पे, यानी 18 और 20 का चक्कर है, ठीक है। तो हम अब चाहते हैं इस घर पे किसी का असर है, तो इस घर पे डेबिलिटेटेड मंगल का भी असर है, तो यहां पर लगभग क्रॉस और टिक 19-20 पे चल रहे हैं। अब हम देखते हैं सपोर्ट घर, 2nd हाउस शुक्र का है, वहां पे गुरु का नजर है, का भी नजर है। 5th को तो ऑलरेडी हम लोग एनालाइज कर लिए हैं। 5th लॉर्ड जो है वो गुरु साइन में है, सूर्य के साथ है, लेकिन वो रेट्रो है, रेट्रो तो पहले भी है ना, तो वो सूर्य के साथ बैठा है। गुरु का बस एक ही है, वो 2nd हाउस को देख रहा है, तो यहां पर पूरा होप चला। तो यहां पर मेरे को D9 में 19 और 20 का फर्क आ रहा है। 19 अगर क्रॉस है तो 20 टिक है, तो ये बराबर पे खेला चल रहा है। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि होप तो यहां पर आशा की किरण जगी है, पहले वाली कुंडली में तो पूरा खत्म था। यहां पर D1 में दिखाई दे रहा है, D9 में थोड़ी अड़चने हैं, लेकिन होप भी है, टिक भी है। अगर 19 क्रॉस लगा है तो 20 टिक भी लगा है,
यहाँ पर 5 क्रॉस लगा था तो 20-15 टिक लगे थे, तो यहाँ तो हम बहुत मजेदार थे, यहाँ पर हम लेवल पे आ गए। लेकिन फिर भी पहले वाले से देखें तो यहाँ तो मजा, यहाँ पर तो होप बहुत ज्यादा है कंपेरेबली। और हम D1 को देखें और D9 को कंपेयर करें, ये पत्री मेरे पास आती तो मेरे को होप तो नजर आता है, क्योंकि शुक्र भले 7th लॉर्ड यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, पर वो फ्रेंडली लोगों के साथ बैठा और 5th हाउस पे बैठा है, तो मेरे को होप है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा होगा। मेरा चंद्र लगन से ये घर खराब नहीं है, और शुक्र से सप्तम पे ये वाला घर खराब नहीं है, लेकिन लगन से ये वाला घर मुझे प्रॉब्लमेटिक नजर आया, क्योंकि शनि का भी नजर है और नीच का मंगल का भी नजर है। होप तो है तो क्रॉस भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास आखिरी हथकंडा क्या है, हम लोग को दशा पे जाने, एक बस मजेदार दशा मिल जाए और ये पार कर जाए। पिछले बार वाले में दशा मिली ही नहीं अच्छी, जो मिली वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट की, तो कभी कभी टाइमिंग गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर टाइमिंग चेक करते हैं, तो इनकी दशा जो लगी वो लगी एमडी जो बने राहु, तो 56 तक था, 1956 तक। फिर ये 1972 तक, फिर आई शनि महाराज, ये 1991 तक। ठीक है, 56 तो अच्छा, आप लोग को हम डिटेल नहीं दिए, एक मिनट का डिटेल है। 20 अक्टूबर 1952, 8 AM दिल्ली। तो अगर आप इसके दशा लॉर्ड्स को देखो तो जन्म 1952 का जन्म है, तो 56 तक तो राहु तो बचपन में ही निकल गया है ना। उसके बाद आए गुरु, तो गुरु खत्म हुआ 1972 तक, तो आप देखिए 20 साल का। स्वाभाविक आदमी पढ़ेगा लिखेगा, वो कॉलेज का समय होता है, तो 1972 तक भाई कॉलेज विलेज का पढ़ाई का दौर चल रहा है ना। उसके बाद लगी दशा शनि, लॉर्ड की दशा लगी। ये घर मेरा सपोर्टिव घर था। शनि को देखो, अगर हम आपको ऐसे बोले, शनि इस कुंडली का योगकारी प्लैनेट है। शनि जाके बुध की राशि में बैठा है, शनि के नक्षत्र में मंगल है, सॉरी मंगल के नक्षत्र में शनि है, तो शनि जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। मंगल मेरा 7th लॉर्ड है। शनि को यहां देखो, D9 में, D9 में शनि शुक्र के साथ बैठा है, जो मेरा 7th लॉर्ड है। तो शनि जो महादशा लॉर्ड शनि है, ये तो दिखा रहा है इज रिलेटेड टू 7th, H और L, D1 में और D9 में। तो ये अपने दशा में तो कराएगा, और शनि पंचम घर का मालिक बन रहा है, बच्चा भी करेगा, बच्चा करेगा शादी होगा तभी करेगा। तो मेरा महादशा लॉर्ड 5th लॉर्ड है, इट इज वेरी गुड प्लैनेट फॉर तुला लगन। एंड अगर आप देखो तो D9 का वो करियर का प्लैनेट बन रहा है, एंड अगेन सिटिंग इन 5th हाउस। यहां पर भी शनि 5th हाउस से रिलेट कर रहा है, यहां तो लॉर्ड है ही, प्लस वो मंगल उसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, और वो मंगल मेरा 7th लॉर्ड है, और ये हाँ 7th लॉर्ड है। ठीक है, शनि का राशि लॉर्ड बुध 7th हाउस को देख रहा है। शनि का डिस्पोजिटर लॉर्ड जो है बुध, वो लगन में बैठ के मेरे 7th हाउस को देख रहा है, और वो गुरु से भी एस्पेक्टेड है। अगर बुध को देखो तो भी वो राहु के नक्षत्र में है, और राहु मंगल के नक्षत्र में, मैंने मंगल
जो है वो अपने नक्षत्र में फिफ्थ लॉर्ड शनि को लिए हुए है और राहु को लिए हुए है। राहु के अंदर ऑलरेडी बुध है, तो कहीं ना कहीं बुध शनि राहु मंगल एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। D9 में शनि बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है कि वो 7 से डायरेक्ट में रिलेशनशिप बना रहा है। तो इसकी शादी कब हुई? तो इसकी शादी हुई, अब एक तो बात तो तय हो गया कि शनि एमडी इज द फेवरेबल, एक राय पेज पे आया है, अच्छे ग्रह की महादशा लगी है। अब शनि के अंतर्गत एक ग्रह ऐसा हो, और शनि प्लस शनि जो महादशा लॉर्ड है, ये दिखा रहा है कि ये अपने समय में संतान का सुख दे सकता है और शादी का सुख दे सकता है, क्योंकि ये दोनों घरों से रिलेट कर रहा है, राइट। अब इसका देखो कि कौन सा एडी आया। तो शी गॉट मैरिड इन फरवरी 1984। सवाल यह है कि एडी चंद्र क्यों लिया इसने? शनि के बाद तो शनि है, चलो शनि शनि आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एकदम से रिजल्ट नहीं देगा वो, है ना, अपने में। तो शनि के बाद बुध आता है, तो बुध क्यों नहीं दिया? बुध कैसे देगा? बुध क्या 7th हाउस से रिलेट कर रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बना रहा है बुध। बुध सेकंड हाउस, बुध डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बना रहा है। बुध इस घर का 12th लॉर्ड है, वो 7th हाउस को देख रहा है, तो वो फेवरेबल रिजल्ट नहीं देगा। भले बुध इस कुंडली का 9th लॉर्ड है, पर वो शादी रिलेटेड में, एक तो बुध 6th हाउस 6th लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं 1 और 7 पे बुध गुरु जो है 12 से लॉर्डशिप लेके दोनों एक दूसरे को, सब 7th हाउस को प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन भाग्य का साथ होगा, गुरु ट्रैवलिंग होगा सूर्य के साथ, इनकम उनकम के मामले में ठीक करेगा, लेकिन शादी के मामले में वो उतना मददगार साबित नहीं होगा। तो बुध के बाद आता है केतु। केतु कहाँ पे बैठा है? कोई करियर स्थान पे बैठा है ना। केतु फिर बुध उसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, और केतु यहाँ पर शनि की राशि हालांकि 5th पे पकड़ के रखा है। तो कहीं ना कहीं भी केतु जो है वो डायरेक्ट में रिलेशनशिप न मंगल से, न 7th लॉर्ड से, न यहाँ पर एक ही है केतु शुक्र से 7th हाउस से एस्पेक्टेड है। तो क्या केतु दे देगा रिजल्ट? तो शनि में केतु उस हद तक सपोर्ट पे नहीं आ रहा है, एक हल्का सपोर्ट आ रहा है शुक्र से यहाँ पर रिलेशनशिप पे। लेकिन अगर केतु को देखो तो बस एक ही रिलेशनशिप है। तो केतु का अंतरदशा में ये D9 में तो दिख रहा है, पर D1 में प्रोमिनेंटली केतु रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो मुझे डाउट है कि केतु में इसका कुछ भी हुआ, ये करियर पे ज्यादा फोकस कर रहा हो। केतु का वैसे भी डिस्पोजिटर लॉर्ड चंद्र जाके लगन में बैठा है, एंड ये दोनों लॉर्ड जो है करियर, और ये दोनों ग्रह जो है करियर ओरिएंटेड ग्रह, तो ये करियर पे ही लगा हुआ हो। अब आते हैं कि केतु के बाद आता है शुक्र, ये एक अच्छा कारक लगन है, पर केतु शुक्र के साथ है ना शनि शुक्र की जोड़ी जो है, सॉरी शनि शुक्र का जो महादशा अंतरदशा या शुक्र में शनि की दशा, ये थोड़ी गड़बड़ दशा होती, मैंने थोड़ा सा सेफ चलना चाहिए इसमें। जनरली लोग अवॉइड करते हैं कोई भी रिस्क लेना, कुछ भी अच्छा काम करने के लिए चांसेस हाई रहता है, पर फिर भी वो डिपेंड करता है पोजीशन पे शुक्र के और शनि। यहां पर शनि और शुक्र की पोजीशन अच्छी है। इस शुक्र शनि पे हम आएंगे आपके साथ एक और एपिसोड कि कब शनि शुक्र की जोड़ी राजा बनाती है या अच्छा करती है, और कब शनि शुक्र का अंतरदशा या महादशा डुबा देती है ना। तो ठीक है, पर यहां पर अगर हम शनि में शुक्र को देखें तो शनि शुक्र को देख रहा है, ठीक है। तो इस शुक्र को शनि ऑलरेडी डिले फैक्टर पे डाल दिया,
अगर शुक्र इंडिविजुअली देखो तो इट इज एस्पेक्टेड बाय शनि विच इज नॉट गुड, बट इट इज एस्पेक्ट बाय फिफ्थ लॉर्ड, दूसरा काम करवा देगा, पर शुक्र का कारकत्व का जो है कि शादी कराना, ये कराना, वो कराना में मदद साबित नहीं करेगा। हालांकि शनि का शुक्र पे एस्पेक्ट, एक तरह से आप बोलो सर फिफ्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग लगन, तो एक तरह से ये बहुत अच्छी स्थिति पे है, हाँ है, लेकिन ये शुक्र को देखो ये पाप कर्तरी में भी है। शुक्र दो पाप कर्तरी में भी फंसा हुआ है और शनि से भी एस्पेक्टेड है, तो शुक्र उतना मजबूत स्थिति पे नहीं है, ठीक है ना, कि वो अपने कारकत्व को पूरी तरह से जाहिर करके बोले शादी कर लो बाबू, नहीं वो नहीं कर पाए। वो बाकी सब चीजें कर देगा जो आपका शुक्र के राशि में ये सब जो है ना, यहाँ पर भी ये करियर ओरिएंटेड में डाल देगा। हालांकि उस दौरान में इसको कुछ ना कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ही विल बी मोर और लेस इन द पाथ ऑफ अपने कार्य काज में लगेगा। शुक्र के बाद सूर्य आता है, सूर्य तो कहीं से नहीं लग रहा, नेगेटिव प्लैनेट है, ठीक है। सूर्य के बाद चंद्र आता है, चंद्र एक अच्छा करियर ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो चंद्र गुरु से भी एस्पेक्टेड है, सूर्य के साथ है, बुध के साथ है ना। अब तुम ये बोलोगे कि सर चंद्र क्यों देखा, तो चंद्र को देखो, चंद्र किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है, मंगल का। मंगल कौन है, D1 का सेवेंथ लॉर्ड, जो असल में आप देखो ना, शनि महादशा लॉर्ड से आपने पता कर लिया यार इस दौरान में शनि सपोर्ट बन रहा है सेवेंथ का और फिफ्थ का, तो आप ऐसी अंतरदशा ढूंढो जो सेवेंथ से रिलेट करे, चाहे D9 में चाहे D1 में, वो शनि का स्टोरी को आगे ले जाएगा। बाकी कोई प्रॉपरली रिलेट नहीं कर रहा जितना मजबूती से चंद्र रिलेट कर रहा है। चंद्र के राशि नवमांश राशि में मंगल बैठा है, हालांकि डेबिलिटेटेड है, पर वो मंगल की प्रॉब्लम है, चंद्र का प्रॉब्लम नहीं है। चंद्र तो मजा ले लेगा कि मंगल मेरे राशि में बैठा है, मुझे शादी कराना, और चंद्र तो 16 कलाओं का माहिर आदमी है ना। चंद्र वो गुरु से भी एस्पेक्टेड है, हालांकि सूर्य बुध उसके दुश्मन तो है ही नहीं, है ना, तो अच्छा बात है। तो इस दौरान में, और ऐसे भी अगर देखो तो महादशा लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड है और ये 10th लॉर्ड है, तो इस दशा में इसका एलिवेशन अपने करियर में, अपने जीवन में जरूर हो रहा होगा। इसीलिए भगवान ने सही टाइमिंग पे इसको करियर में उत्थान पे जा रहा होगा, राइज कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो स्टेटस भी इंप्रूव करा दिया। तो फरवरी 1984 जब दशा शनि चंद्र की लगी, इसने शादी हो गई, इसकी शादी हो गई। और अब बोलोगे इसका जो पहला पुत्र था, पहला चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, वो जन्मा जब 84 शनि ने अपना पूरा काम कर दिया। अंदर के बाद क्या आता है, मंगल, इसके यहाँ पर का जन्म हुआ, जो कर रहा है क्या, इस कुंडली का सेकंड हाउस का मालिक है मंगल, फिफ्थ लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। मंगल को गुरु, कारक गुरु 8th हाउस से देख रहा है D9 में, और मंगल की राशि में फिफ्थ लॉर्ड बैठा है D9 का, तो मंगल सब जगह से बच्चा से रिलेट कर रहा है। और शनि की महादशा तो पहले शनि बाबू थे, पहले शनि महाराज डिसाइड कर चुके हैं, बच्चा भी देंगे, शादी भी कराएंगे। शादी इसने चंद्र से करवा दिया, चंद्र की अंतरदशा में, क्योंकि चंद्र रिलेट कर रहा था, चंद्र के घर में D9 में नवमांश में मंगल बैठा हुआ था, है ना, तो सेवेंथ लॉर्ड है।
चंद्र अपना काम करके चला गया, शनि शनि जी थैंक यू। मंगल आया, मंगल तो सेवेंथ लॉर्ड भी है और सेकंड लॉर्ड है फैमिली, ठीक है। लेकिन और अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दीजिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मंगल को देखो तो मंगल किसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है? फिफ्थ लॉर्ड शनि से रिलेशनशिप आ गया। मंगल को यहां देखो, वो गुरु से एस्पेक्टेड है, और मंगल की राशि में बैठा कौन है? फिफ्थ लॉर्ड, ये वाला फिफ्थ लॉर्ड सूर्य फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है, ये नाइन का, मंगल की राशि में बैठा है। भले मंगल यहाँ पर डेबिलिटेड है, वो फर्क नहीं पड़ रहा, वो मंगल का प्रॉब्लम, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसकी राशि में फिफ्थ लॉर्ड बैठा, उसका काम कर देगा, ना करे ना करे उसका तो कर ही देगा, ठीक है। तो आपने समझा ये दोनों कुंडलियों में जो बेसिक चीज है, आप स्टेप वाइज चलो। सेवेंथ हाउस लॉर्ड, इन सबको एनालाइज करो, चंद्र लगन से, मीन लगन से, शुक्र से। एट्थ हाउस को एनालाइज करो, फिफ्थ हाउस को एनालाइज करो, इवन सेकंड एंड फोर्थ को एनालाइज करो, और एनालाइज करो, क्रॉस चेक करो, टिक करो, कितना प्रॉब्लम है कितना नहीं है, टिक कितना है क्रॉस कितना है। उसी चीज D9 में भी करो, और कंपेयर करो कि क्या होप दिखाई दे रहा है। अगर होप दिखाई दे रहा है तो गुड है, कोई भी जरा सा आशा आपको लगा कि हम ढूंढते हैं आशा, तो जाओ दशा की तरफ। अगर टाइमिंग सेट नहीं किया है भगवान ने, तो तुम्हारा होप को क्रॉस आउट कर। एक अच्छा समय होना चाहिए जहां पर इंसान अपनी जिंदगी में अप करेगा, उस समय उसके उसमें सेट होना चाहिए। अगर वो सेट नहीं है और उन वो ग्रहों की महादशा लग गई, या कि इंतजार ही चला गया, इंतजार ही करता रहे, जैसे पहले वाली कुंडली में वो 40-42 तक इंतजार करता रह गया, एंड देन ही फॉरगॉट इट। हालांकि वो 37 के बाद ही छोड़ दिया था कि मुझे नहीं करना, आई एम हैप्पी विद इट, हम करियर पे फोकस करेंगे, पैसा नहीं। ये 1984 में। लेकिन अब आप सवाल यहाँ पे देख के बता सकते हैं, इसकी शादी 1984 में हुई, उम्र कितना है? 52। एज कितना है हुआ? 84 में से 52 घटाओ तो लगभग 32 साल हो रहा है। उस जमाने के लिए लेट हुआ, 80s का दौर, इस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो लेट है। तो लेट क्यों हुआ? तो डिसाइड किया था एक, पर उसके पास जो प्लैनेट्स सपोर्टिव आने वाले थे अंतरदशा में, वो चंद्र ही नजर आ रहा, ठीक है। पर तुम एक और चीज ग्लांस पे देख के क्या कहोगे? बनता है कि सेवेंथ हाउस पे अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं तो आपकी शादी डिले में जाएगी। डिले होगा, वो कुंडली का ओवरऑल एनालिसिस पे हो जाएगा और दशा का पैटर्न पे हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल एज जो होता है 22 से 25 26, ये एज पार कर जाइएगा, करीबन 28 भी पार करते हैं लोग। तो 32 उस जमाने के हिसाब से ज्यादा था, डीले था। पर इस कुंडली में प्रॉमिस है, ठीक है ना। और पिछले वाले कुंडली में, जैसे पहले वाला कुंडली में, उसमें प्रॉमिस ही नजर नहीं आ रहा था, इवन 38 तक नजर नहीं आया, तो फिर क्या करना? केतु भी कोई सपोर्ट पे नहीं था। तो मेरे को तो हमें उस कुंडली में प्रॉमिस बहुत ज्यादा उम्र तक डिनाइड दिखाई दे। यहाँ पर शनि में तो दिख गया था, बस एक अच्छा अंतरदशा का चेक करना था, वहीं पर डिले फैक्टर आ गया कि जो अंतरदशा भगवान ने सेट करके भेजा था वो थोड़ा बाद में आया। हालांकि ट्रिक यह है कि यहाँ पर अगर सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड अगर रेट्रो हो जाए, तो आप थोड़ा सा दिमाग को चमकाओ, मैं सॉरी, थोड़े से अपने दिमाग में डाल लो कि शायद शादी लेट होगी, और तुरंत दशा की तरफ चलो, फिर एनालाइज कर लो टिक और क्रॉस के लिए। बस इतना ही। कल फिर से दो हॉरोस्कोप, एक शादीशुदा और एक अनमैरिड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।